मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान संघ में सम्मिलित कराने के लिए बूंदी के शासक महारावल बहादुर सिंह के द्वारा निजी प्रयास क्यों किए गए? महारावल बहादुर सिंह की कोटा के शासक भीम सिंह सेकंड से क्या नाराजगी थी? वो भीम सिंह सेकंड को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनते हुए क्यों नहीं देख सकते थे? हम इस संपूर्ण विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित इस सीरीज का हमारा पार्ट 4। आइए शुरू करते हैं। इस विषय की शुरुआत हम 25 मार्च सन 1948 ईस्वी से करते हैं। मैप की तरफ आप आइए और बात है 25 मार्च 1948। इस दिन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण सेकंड स्टेप संपन्न हुआ था और इस दूसरे चरण में जिसको राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ नाम दिया गया था, राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन या कुछ किताबें इसको पूर्वी राजस्थान कहती हैं। हालांकि ये जो मैंने नाम लिया है राजस्थान संघ, ये राजस्थान विधानसभा की जो वेबसाइट है, विधानसभा जो पोर्टल है, उसमें जो नाम दिए गए हैं वो मैं बता रहा हूं। ये राजस्थान यूनियन और ये बनाया गया 25 मार्च 1948 को। वापस पॉइंट पर आ जाइए। तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण संपन्न हुआ था औपचारिक रूप से, जिसको राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ कहा गया। और इस दूसरे चरण में राजस्थान की सबसे ज्यादा यानी बाकी चरणों की तुलना में सबसे ज्यादा रियासतों को विलय कर दिया गया था। टोटल 9 रियासतें, कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना, यह मिला दिया गया साहब। अब कौन कौन सी 9 रियासतें थी, हम उसकी बात करें तो उससे पहले थोड़ी सी यह चर्चा कर लेते हैं कि यह जब पूरा क्षेत्र मिलाया गया, यानी जब 9 रियासतों और एक ठिकाने का विलय कर दिया गया, तो टोटल इस राजस्थान संघ का टोटल जो एरिया हो गया था वो था 16,807 वर्ग मील। 16,807 वर्ग मील। आबादी हो गई थी 28,34,000 के आसपास, जिसको मोटा मोटा 28.5 लाख बोल सकते हैं। 28.34 लाख। और टोटल इन सब रियासतों का जो रेवेन्यू हो गया था, यानी कि संयुक्त टोटल जो रेवेन्यू था 190 लाख या 1,90 लाख भी बताती हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं 190 लाख। अब ये तो हमको पता है, जैसा जो नियम थे रियासती विभाग के, रियासती विभाग जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव थे वीपी मेनन, तो जैसे नियम थे कि साहब वही रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं जिनका सालाना जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो और जिनकी आबादी 10 लाख है। तो इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई इन 9 रियासतों और ठिकानों में से कोई भी एक इंडिपेंडेंट रियासत नहीं थी, इसीलिए इन रियासतों को मिलना ही पड़ा। अब ये रियासतें तो मिली, कौन कौन सी रियासतें थी एक बार थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं। इस विषय को तो, इन सबको तो मैं हटा दूं। 25 मार्च 1948 की डेट आप ध्यान रखना, बाकी अभी और भी बहुत सारी डेट आएंगी, लेकिन मेन डेट ये है याद रखने की। अब ये रियासतें कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के हाड़ौती के क्षेत्र में। ये वाला हिस्सा है हाड़ौती, ये हाड़ौती जिसमें वर्तमान राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। वर्तमान में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। लेकिन रियासती राजस्थान में, मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय, यहां 3 रियासतें थी हाड़ौती के क्षेत्र में। एक थी बूंदी, एक थी आपके कोटा और एक थी आपके झालावाड़। ये 3 रियासतें हुआ करती थी। हाड़ौती इसलिए कहा गया क्योंकि यहां चौहानों का शासन था और चौहानों की जो ब्रांच थी वो ब्रांच थी हाड़ा। तो हाड़ा होने के कारण ही यहां इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया। तो 3 रियासतें तो साहब ये आ गई। अभी मैं बहुत डिटेल से बात करूंगा एक एक करके, पहले रियासतें बता दूं, फिर एक एक शासक भी बताऊंगा, इनके सारों के प्रीविपर्स भी बताऊंगा और मेन जिसके एरिया बताने की बात होगी उस पर भी चर्चा करूंगा। बहुत डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, बिल्कुल सिंपल है, मैप से आप देख रहे हैं। अगली 3 रियासतें चलें तो वागड़ के एरिया में चलते हैं। वागड़ राजस्थान का ये दक्षिण वाला भाग,
जिसमें राजस्थान के वर्तमान 3 जिले आते हैं। कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। 3 इन रियासतों को मिलाया गया। ये क्षेत्र वागड़ कहलाता है। यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो वागड़ी बोली जाती है। तो 3 तो ये हो गई। +1, +1 का मतलब यहीं पर एक ठिकाना था, उस ठिकाने को भी मिलाया गया, वो था कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो वर्तमान में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये था साहब कुशलगढ़। कुशलगढ़ वैसे भी आपको ध्यान है क्योंकि राजस्थान के ऊपर से जो कर्क रेखा गुजरती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम बोलते हैं, ये कर्क रेखा कुशलगढ़ के ठीक ऊपर से गुजरती है। और डूंगरपुर जिले की सीमा के ऊपर एक गांव है चिखली, उसको टच करते हुए गुजरती है। तो राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। क्लियर? अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे छोटी रियासत की। उसके लिए हम चलते हैं भीलवाड़ा में। यह है साहब भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह आती है शाहपुरा। यह शाहपुरा जो राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत थी। इसका एरिया था 405 वर्ग मील। कितना? 405 वर्ग मील। यहां शाहपुरा में गुहिल वंश का शासन था। इसके अतिरिक्त ये जो रियासतें मैंने आपको बताई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़, यहां पर भी गुहिल वंश का ही शासन था। क्योंकि देखो यहां ये आता है पास में मेवाड़ में गुहिल वंश थे और उन्हीं की ये ब्रांचेज हैं जो आसपास के क्षेत्रों में अधिकार कर रखा था। तो डूंगरपुर में गुहिल वंश, बांसवाड़ा में गुहिल वंश, प्रतापगढ़ में गुहिल वंश, शाहपुरा में गुहिल वंश। लेकिन ये जो कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ में राठौड़ थे। ये राठौड़ ठिकाना था। ठीक है साहब, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। इसके अलावा यहां पर आ जाइए आप अजमेर की तरफ। अजमेर में एक रियासत थी, वो भी छोटी रियासत थी, किशनगढ़। और ये एक राठौड़ रियासत थी। अजमेर में आता है वर्तमान में किशनगढ़। इसके अतिरिक्त बची एक रियासत, टोंक रियासत। तो ये मैं सर्किल जो कर रहा हूं, ये तो मैं टोंक जिले के ऊपर कर रहा हूं। टोंक रियासत का ये मैप नहीं था, टोंक रियासत का अलग मैप था, लेकिन मैं टोंक जिले के ऊपर कर रहा हूं। एक रियासत थी और ये थी राजस्थान की मुस्लिम रियासत। ठीक है, मोटी मोटी इतनी बात समझ में आई। टोटल 9 रियासतें हो गई। कौन कौन सी? हाड़ौती की 3 हो गई, कोटा, बूंदी और झालावाड़। वागड़ की 3 हो गई, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसके अतिरिक्त एक ठिकाना हो गया जो वागड़ के क्षेत्र में आता है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में आता है। इसके अतिरिक्त रियासतें, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत, किशनगढ़ रियासत, राठौड़ रियासत और एकमात्र यहां पर मुस्लिम रियासत। यहां कौन कौन से वंश थे? हाड़ौती में जो वंश थे वो हाड़ा चौहान थे। वागड़ में जो वंश थे वो गुहिल वंश थे, केवल कुशलगढ़ को छोड़ दो, वहां पर राठौड़ थे। शाहपुरा में भी गुहिल वंश थे, किशनगढ़ में राठौड़ थे और टोंक में जो थे, टोंक में मुस्लिम थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको उस विषय पर बात करनी होगी, वो विषय जिसकी वजह से बूंदी के शासक महारावल बहादुर सिंह, ये महारावल बहादुर सिंह, जिनके द्वारा, ये थोड़ा सिस्टम क्या कई बार प्रॉब्लम करता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। बहादुर सिंह, जिनके द्वारा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, ये है महाराणा भूपाल सिंह, इनको राजस्थान यूनियन में, मतलब राजस्थान संघ में सम्मिलित करने के लिए निजी प्रयास किए गए थे। ये निजी प्रयास इनके द्वारा क्यों किए गए थे, उसका कारण थे महारावल भीम सिंह। ये महारावल भीम सिंह, ठीक है साहब। अब महारावल भीम सिंह क्यों कारण थे, तो एक बार पहले थोड़ा सा महारावल भीम सिंह का परिचय ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस विषय पर बात करेंगे। देखो, महारावल भीम सिंह को आप एक शासक के तौर पर तो ध्यान रख ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं, उन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। कुछ खेल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक तो 1976 में हुए थे समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये हुए थे मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो 1976 के उन समर ओलंपिक में महारावल भीम सिंह ने भाग लिया था शूटिंग में, ठीक है, निशानेबाजी में। इसके अतिरिक्त 1978 में जो एशियन गेम हुए थे बैंकॉक में, कहां पर? बैंकॉक। और 1976 वाले कहां हुए थे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां आता है? कनाडा में।
तो यहां पर इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इनकी योग्यता की वजह से इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और वो है अर्जुन अवार्ड। देख लो थोड़ा सा, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये है अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन बैठे हुए हैं, निशाना लगा रहे हैं ठीक उसी मुद्रा में जब उन्होंने द्रौपदी को जीतने के लिए स्वयंवर में मछली की आंख को निशाना बनाया था नीचे पानी में उसकी परछाई को देखकर। तो उसी प्रकार की ये मुद्रा है, ब्रॉन्ज में होता है, ये ध्यान रख लेना, ब्रॉन्ज में, ये ब्रॉन्ज में होता है। दूसरा राजस्थान भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, सेकंड। पहला कौन सा है? पहला यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी भी अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ा ध्यान रखो इसके बारे में, अर्जुन अवार्ड के बारे में। 1961 में यह शुरू किया गया था, 1961 में, और महारावल भीम सिंह को दिया था 1971 में। कहां गए महारावल भीम सिंह? महारावल भीम सिंह को दिया था 1971 में। ठीक है, विषय अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा इन अवार्ड को और चर्चा कर लें, उसके बाद फिर वापस विषय पर आऊंगा। तो दूसरे सर्वोच्च खेल रत्न की बात हो गई। पहला खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, यानी 1991 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला ये पुरस्कार जो दिया था, ये चेस के जो चैंपियन थे जिनको हम विश्वनाथन आनंद बोलते हैं, मास्टर विश्वनाथन आनंद, इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। और अभिनव बिंद्रा जो हैं ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे युवा हैं। चलिए भैया वापस आ जाइए विषय पर। तो बात क्या चल रही थी कि महारावल बहादुर सिंह बूंदी के शासक क्यों निजी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उसका कारण थे कोटा के महारावल भीम सिंह। क्यों थे? राजस्थान के मैप की तरफ आपको आना पड़ेगा, ध्यान दो भैया। ये है कोटा, ये है बूंदी। दरअसल क्या हुआ था, जब ये एकीकरण हुआ 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से, तो इसमें एक तो कोटा को बनाया गया राजधानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोटा को राजधानी क्यों? क्योंकि कोटा बाकी अन्य रियासतों की तुलना में सबसे ज्यादा कोटा का क्षेत्रफल था। मैंने बताया 5725 वर्ग मील कोटा का क्षेत्रफल था, सबसे ज्यादा था, इसलिए इसको राजधानी बना दिया गया। कोटा के महारावल भीम सिंह को राज प्रमुख भी बनाया गया, यानी इस संघ का प्रमुख संवैधानिक पद था राज प्रमुख। अब राज प्रमुख इनको बना दिया महारावल भीम सिंह को, लेकिन बूंदी के शासक महारावल बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया। हालांकि वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, लेकिन थे तो उपराज प्रमुख। तो ये थे वरिष्ठ उपराज प्रमुख। इसके अतिरिक्त थोड़ा और ध्यान रख लेना कि जो डूंगरपुर के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह, उनको भी उपराज प्रमुख बनाया था, लेकिन कनिष्ठ यानी छोटा उपराज प्रमुख। तो ये डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, ये थे कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख। अब यहां पर महारावल बहादुर सिंह यानी बूंदी के शासक महारावल बहादुर सिंह को प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी? क्योंकि अगर वैसे हम देखें तो कोटा राज्य क्षेत्रफल में भी बड़ा था बूंदी से, और इसके अतिरिक्त कोटा राज्य का जो राजस्व था वो भी बूंदी से ज्यादा था। तो इसी हिसाब से राजधानी कोटा ही बननी चाहिए थी और राज प्रमुख का पद भी कोटा के पास ही जाना चाहिए था। लेकिन समस्या क्या थी? अब समस्या क्या थी, मैं उस समस्या पर जाऊं तो उससे पहले जब इनका नाम आया महारावल लक्ष्मण सिंह का, डूंगरपुर के शासक, तो इनके संबंध में भी मुझे थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करनी पड़ेगी। तो मैं महारावल लक्ष्मण सिंह के पास पहले आपको लेकर चलता हूं। देखिए ये हैं महारावल लक्ष्मण सिंह, और ये राजस्थान की राजनीति में काफी सक्रिय रहे थे। 1977 से और 79 तक ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष 1977 से 79 तक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन गए होते 1967 में, अगर राजस्थान में आपातकाल नहीं लगाया जाता तो। इनके संबंध में हालांकि मैं पिछले वीडियो में ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं, तो इसलिए ज्यादा इस विषय पर बात नहीं करूंगा। ये महारावल लक्ष्मण सिंह 1977 से 79 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, और 67 में ये सीएम बनते, लेकिन सीएम बनने से रोकने के लिए केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इनके भाइयों के संबंध में भी मैंने चर्चा की थी आपके साथ पिछले वीडियो में।
ये थे इनके भाई राज सिंह डूंगरपुर, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे। और राज सिंह डूंगरपुर के संबंध में यह कहा जाता है कि सचिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो राज सिंह डूंगरपुर हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं के ये वंशज थे नगेंद्र सिंह, ये भी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में आता है, हेग जो कि नीदरलैंड में आता है। हेग कहां आता है? नीदरलैंड। वहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। टोटल उसमें 15 जज होते हैं और इन 15 जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष यानी 9 ईयर की टर्म होती है, 9 वर्ष का। तो इन्हीं जजेस में से डॉक्टर नगेंद्र सिंह जज के रूप में भी कार्य किया, यानी न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, और मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केवल न्यायाधीश के तौर पर कार्य करने वाले ये एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति नहीं थे, और भी व्यक्ति थे, जैसे बेनेगल नरसिंह, ये भी मैंने आपको बताया था। बेनेगल नरसिंह, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ये बने थे नगेंद्र सिंह। इसके अतिरिक्त रघुनंदन स्वरूप पाठक ने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया था। और वर्तमान में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जो न्यायाधीश हैं वो हैं दलबीर भंडारी। तो ये भी नाम ध्यान रखना, एक तो रघुनंदन पाठक, ये सिस्टम कई बार पेन चलाते कहीं और है, चल कहीं और जाता है, रघुनंदन पाठक, और वर्तमान में कौन है? दलबीर भंडारी। तो ये बात बताने का केवल अर्थ ये था कि महारावल लक्ष्मण सिंह, इनके वंशज, इनका राजनीति में काफी अच्छा खासा प्रभाव रहा। बाकी कब कब राष्ट्रपति शासन लगाया ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से विस्तार से बता दिया था। वापस हम उसी विषय पर आ जाते हैं। महारावल लक्ष्मण सिंह की तो बात हो गई। लगे हाथ में एक बार महारावल जो यहाँ के बांसवाड़ा के थे, बांसवाड़ा के शासक, मैंने शायद उनकी इमेज ली है, ये रही, ये थे भैया बांसवाड़ा के शासक, ध्यान रखना, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर रहे थे, मतलब विलय पत्र, वो विलय पत्र पर जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद अब आप ना तो राजा रहोगे और ना ही आपकी रियासत की एक अलग से कोई पहचान रहेगी, आपकी संपूर्ण रियासत जो संघ बनाया जा रहा है उसमें विलय हो जाएगी। तो जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो इन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। समझ सकते हैं आप भी कि किस कारण से इन्होंने ऐसा कहा होगा। वापस आप विषय पर आइए। हम चर्चा कर रहे थे कि बूंदी के जो शासक हैं महारावल बहादुर सिंह, वो आखिर प्रयास क्यों कर रहे थे। देखो भैया, दिक्कत क्या थी कि महारावल बहादुर सिंह जो हैं ये थे बड़े भाई। बड़े भाई का मतलब ये बड़े वंशज थे, और महारावल भीम सिंह जो कोटा के थे ये छोटे वंशज थे। क्यों था ऐसा? क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये बूंदी कोटा, दरअसल ये पूरा क्षेत्र पहले बूंदी रियासत में ही आता था, कोटा रियासत नहीं थी कोई। लेकिन मुगल शासक शाहजहां के समय सन 1631 ईस्वी में, ये शाहजहां ने क्या किया, सन 1631 ईस्वी में कोटा को बूंदी से अलग एक राज्य घोषित कर दिया, यानी अब कोटा भी एक अलग रियासत थी। तो किसके शासन में काल में अलग से रियासत बनी? शाहजहां के शासन काल में। कब बनी? 1631 में। अब कोटा को अलग रियासत बनाया तो कोटा निकलकर तो बूंदी से ही आई ना, तो इसका मतलब बूंदी वाले क्या हैं? वो बड़े हैं। कोटा वाले क्या हैं? वो छोटे भाई हैं। तो अब जब कोटा के महारावल भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया तो यहां पर छोटे भाई को अगर ऊंचा पद दे दिया तो ऐसे में बूंदी के शासकों के लिए यह एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह वंश परंपरा के अनुकूल नहीं था, वंश परंपरा के विपरीत था। अब बूंदी के शासक जो हैं वो महाराणा भूपाल सिंह के पास में गए और महाराणा भूपाल सिंह से मिलकर निजी प्रयास किए कि साहब आप भी इस संघ में सम्मिलित हो जाओ। महाराणा ने कहा इससे क्या लाभ? साहब इससे लाभ ये होगा कि एक तो राजधानी कोटा की जगह उदयपुर आ जाएगी,
दूसरा जो राज प्रमुख का पद है वो राज प्रमुख का पद आपको मिल जाएगा। अब इसमें महारावल बहादुर सिंह के अपने निजी स्वार्थ थे। स्वार्थ क्या थे कि साहब राजधानी अगर उदयपुर हो गई, राज प्रमुख अगर महाराणा भीम सिंह हो गए, महाराणा भूपाल सिंह हो गए, तो ऐसे में कोटा का जो प्रभाव है वो कोटा का प्रभाव कम हो जाएगा। बस इन्हीं कारणों की वजह से महारावल बहादुर सिंह मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के साथ मिलकर निजी प्रयास कर रहे थे। लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने अभी इस संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया और बूंदी के शासक के ये जो सारे प्रयास हैं ये धरे के धरे रह गए, यानी कि उनको इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। अब थोड़ा सा इस संघ के बारे में थोड़ी सी और हम चर्चा कर लेते हैं कि यहां पर जो राजनीतिक प्रमुख और जो बनाए गए जो पदाधिकारी, मतलब इस संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे गोकुल लाल असावा। मैं दिखाता हूं आपको इमेज। प्रधानमंत्री थे, ये थे साहब गोकुल लाल असावा। कौन थे ये अभी समझाता हूं। गोकुल लाल असावा, ध्यान देना, मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ करता था उस समय, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। तो इनको गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख किसको बनाया गया? महारावल भीम सिंह को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? बूंदी के शासक महारावल बहादुर सिंह को बनाया गया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? डूंगरपुर के जो शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह, उनको बनाया गया। ये जो है गोकुल लाल असावा, ये दरअसल इनका जन्म हुआ था देवली में। देवली वर्तमान में आता है टोंक में। कांग्रेस में सक्रिय थे, कांग्रेस की कार्यकारिणी के मेंबर भी थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया था। इनका काफी प्रभाव शाहपुरा में भी रहा था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शाहपुरा के जो शासक थे सुदर्शन देव, ये शाहपुरा जो वर्तमान भीलवाड़ा में आता है, यहाँ के शासक थे सुदर्शन देव। मैंने आपको बताया शाहपुरा राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत थी। इसका एरिया था 405 वर्ग मील। तो सुदर्शन देव ने क्या किया? राजस्थान की बाकी रियासतों की तुलना में सबसे पहले अपने यहां पर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, उत्तरदायी शासन की स्थापना की, और उसका जो मंत्री बनाया था वो गोकुल लाल असावा को ही बनाया था। थोड़ा सा और ध्यान रखना कि पहले एक तो ये शाहपुरा रियासत जो भीलवाड़ा में आता है, एक इसके अतिरिक्त अजमेर में जो किशनगढ़ आता है, ये दोनों बहुत छोटी छोटी रियासतें थी। तो रियासती विभाग का यह मानना था कि इन दोनों छोटी रियासतों को अजमेर मेरवाड़ा में ही मिला दिया जाए। राजस्थान में टोटल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, समय समय पर हम बात करते आए हैं। लेकिन ये जो केंद्र वाला जो भाग था जिसको अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि यहां सीधे इस हिस्से पर राजस्थान के बाकी हिस्सों की तुलना में, समझ लेना, इस पूरे राजस्थान के बाकी हिस्सों की तुलना में ये जो क्षेत्र था यहां पर सीधे अंग्रेजों का नियंत्रण था। अंग्रेज कमिश्नर यहां बैठता था, इसीलिए इसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र कहा जाता था। तो रियासती विभाग का यह सोचना था ये जो सेंटर वाला भाग है अजमेर मेरवाड़ा, इसमें एक तो किशनगढ़ को मिला दिया जाए और इसके अतिरिक्त शाहपुरा को भी मिला दिया जाए। लेकिन शाहपुरा के जो शासक थे सुदर्शन देव, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो जनता है और जनप्रतिनिधि जो हैं वो राजस्थान के शासकों के साथ में, यानी इन जो शेष राजस्थान है इसके साथ में मिलना चाहते हैं, ना कि इस चीफ कमिश्नर क्षेत्र में। इसीलिए इनके विरोध के कारण ही, सुदर्शन देव के विरोध के कारण ही इनको बाद में इस राजस्थान संघ में सम्मिलित कर लिया गया। और साथ ही साथ जो किशनगढ़ रियासत थी, इस किशनगढ़ रियासत को भी शाहपुरा रियासत के साथ ही इस राजस्थान संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनके शासकों के संबंध में, क्योंकि ये बातें भी हमसे पूछ ली जाती हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कोटा के शासक कौन थे, अच्छे से ध्यान हो गया होगा, महारावल भीम सिंह। बूंदी के शासक कौन थे, ये भी अच्छे से ध्यान हो गया होगा, महारावल बहादुर सिंह। इसके अतिरिक्त झालावाड़ के जो शासक थे वो थे हरीश चंद्र। थोड़ी सी इनके बारे में मैं और चर्चा करना चाहता हूं। दरअसल मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक डेट बताई थी, 25 मार्च 1948। क्या हुआ था इस दिन? राजस्थान की 9 रियासतों को एक ठिकाने को मिलाकर राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ बनाया गया था। लेकिन इस डेट से पहले 3 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई रियासतों में से 3 रियासतों ने इस प्रकार के एकीकरण का विरोध किया था। किस प्रकार के एकीकरण का, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। 3 मार्च 1948 को राजस्थान की 3 रियासतों के शासक, एक तो कोटा के शासक महारावल भीम सिंह, कोटा के शासक महारावल भीम सिंह, इसके अतिरिक्त डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह, ये महारावल लक्ष्मण सिंह, और झालावाड़ के शासक हरीशचंद्र। महाराजा हरीशचंद्र की मुझे इमेज नहीं मिली,
तो वैसे उनका नाम ध्यान रख लेना। इन्होंने क्या किया, 3 मार्च 1948 ईस्वी को रियासती विभाग से संपर्क किया, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन से संपर्क किया और अपना एक विरोध जताया। विरोध क्या था कि देखो रियासती विभाग क्या चाह रहा था, भारत के मैप से समझो, ये जो रियासतें हैं जिनको मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाया गया, जो अभी आपने देखी, रियासती विभाग क्या चाह रहा था, इन सब रियासतों को मध्य भारत में सम्मिलित करना चाह रहा था और बड़ा एक मध्य भारत का निर्माण करना चाह रहा था। तो फिर इन 3 रियासतों के शासक कोटा के, झालावाड़ के और डूंगरपुर के, इन्होंने 3 मार्च 1948 को यह इच्छा जाहिर की, ये कहा कि साहब हमको मध्य भारत में नहीं मिलना, हमको तो राजस्थान में मिलना है। और आप एक काम करो कि इन रियासतों को, मतलब जो 9 रियासतें और एक ठिकाना जो बनाया बताया, इनको लेकर आप एक राजस्थान यूनियन का निर्माण कर दो, हमको तो इनके साथ जाना है, मध्य भारत के साथ में नहीं जाना। तो फिर बाद में इनकी इच्छा के अनुसार ही 25 मार्च 1948 को जो विधिवत रूप से जो उद्घाटन किया गया राजस्थान यूनियन, उसमें राजस्थान संघ बनाया गया और इनको अलग से रखा गया, मध्य भारत में नहीं मिलाया गया। अब कौन कौन से शासक थे, तो थोड़ा सा एक बार आप इस पे भी ध्यान रख लेना। देखिए, एक तो डूंगरपुर के शासक ध्यान हो गए, महारावल लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक मैंने आपको बता दिए, कौन से, महारावल चंद्रवीर सिंह। इसके अलावा प्रतापगढ़ के जो शासक थे वो थे अंबिका प्रताप सिंह, ध्यान रख लेना। बाकी तो नाम ध्यान हो गए, जो बचे कुछ हैं वो बता रहा हूं। अंबिका प्रताप सिंह। शाहपुरा के मैंने आपको बता दिए, जो भीलवाड़ा में आता है, शाहपुरा के सुदर्शन देव। इसके अतिरिक्त किशनगढ़ जो वर्तमान अजमेर में आता है, यहां के शासक थे सुमेर सिंह। किशनगढ़ के शासक थे सुमेर सिंह। इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये जो ठिकाना था यहां बांसवाड़ा में, जो ठिकाना आता है कुशलगढ़ के शासक थे हरेंद्र सिंह। और बचा टोंक के जो शासक थे वो थे अजीज उद्दौला। ये टोंक, अजीज उद्दौला। कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी चाहिए इनके प्रीविपर्स के संबंध में। प्रीविपर्स मैंने आपको बताया कि जब इन शासकों को गद्दी से हटा दिया जाता था तो इनको सालाना एक पेंशन निर्धारित कर दी जाती थी कि अब आपको एक पेंशन मिलेगी, उसी को प्रीविपर्स कहा गया। तो इन रियासतों में सबसे ज्यादा जो प्रीविपर्स मिली वो कोटा के शासक को मिली थी 7 लाख। ध्यान रख लेना, कोटा के शासक को मिली थी 7 लाख। अभी मैं राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो उससे आपको एकदम ऑथेंटिक, पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे एक बार जितना ध्यान है वो मैं आपको बता देता हूं। कोटा को मिली थी 7 लाख, बूंदी के शासक को मिली थी 2,81,000, 2,81,000। झालावाड़ के शासक को मिली थी 1,36,000, 1,36,000। इतनी ही किशनगढ़ के शासक को भी मिली थी 1,36,000। ये किशनगढ़, इनको भी मिली थी 1,36,000, ये 1.36 में लिख देता हूं। डूंगरपुर के जो शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह, उनको मिली थी 1,98,000, मतलब 2 लाख, ध्यान रख लेना, मोटा मोटा 2 लाख से 1,98,000 अपने आप याद आ जाएगा। बांसवाड़ा के जो शासक थे उनको मिली थी 1,26,000, 1,26,000। ये जो प्रतापगढ़ के शासक थे इनको मिली थी 1,02,000, 1.02। अब एक बार मैं आपको वो विधानसभा की वेबसाइट से ली गई इमेज का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, वहां से और एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, ये कोटा रियासत है और कोटा को प्रीविपर्स दी गई 7 लाख की। इसके अतिरिक्त टोंक, ध्यान रखना, टोंक मैंने नहीं बताया, टोंक को दी गई 2,78,000 की। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 2,78,000 की प्रीविपर्स दी गई। बूंदी के शासक के बारे में मैंने आपको बता दिया था 2,81,000 की। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह, इनके बारे में बता दिया 1,98,000 की, ये रही। बांसवाड़ा के शासक, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, चंद्रवीर सिंह, 1,26,000 की, ये रही। इसके अतिरिक्त आपके किशनगढ़ में बताई मैंने 1,36,000 की। इसके अलावा झालावाड़ की भी सेम है, झालावाड़ और किशनगढ़ की सेम है, 1,36,000 की प्रीविपर्स। प्रतापगढ़ की मैंने बताई 1,02,000 की, ये 1,02,000। इसके अतिरिक्त शाहपुरा की ध्यान रख लेना 90,000 की, ये 90,000 की प्रीविपर्स दी गई थी। अच्छा, कुछ रह गया क्या इसमें? ठीक है साहब, ये हो गया।
अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ठिकाना लिया था ना कुशलगढ़, तो कुशलगढ़ जो है राजस्थान के बाकी के जो 3 ठिकाने हैं टोटल, कौन से 3 है? एक तो कुशलगढ़ जो वर्तमान बांसवाड़ा में आता है, एक लवा जो वर्तमान में टोंक जिले में आता है जबकि पहले जयपुर रियासत में आता था, और एक नीमराणा जो वर्तमान में अलवर में आता है। तो ये 3 ठिकाने हैं। इन 3 ठिकानों में से सबसे ज्यादा एरिया, सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था कुशलगढ़, जिसका एरिया था 340 वर्ग मील, और सबसे छोटा जो ठिकाना था वो लवा हुआ करता था, जिसका एरिया 20 वर्ग मील ही आता था। तो कुशलगढ़ की भी प्री विपर्स ध्यान रख लेना, 34,475। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान देना। हम ये पढ़ते आए अब तक कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो जोधपुर रियासत थी, जबकि राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट तो कुछ और ही कह रही है। अब पता नहीं क्यों कह रही है, क्या कह रही है, समझ में नहीं आया मुझे भी। देखो यहां ध्यान देना, जोधपुर का जो टोटल एरिया है वो दिया हुआ इसमें 16,071 वर्ग मील, और बीकानेर का जो एरिया दिया है, देखो बीकानेर का जोधपुर से ज्यादा दिया 23,317 वर्ग मील, जबकि हम तो ये पढ़ते हैं जोधपुर का एरिया ज्यादा था, मारवाड़ सबसे बड़ा था, बीकानेर उससे छोटा था, लेकिन विधानसभा की वेबसाइट तो ये कह रही है कि बीकानेर सबसे ज्यादा था 23,317, जबकि जोधपुर उससे कम था। खैर जो भी है, इस पर थोड़ा सा और चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए इन दोनों के संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये था हमारा राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया का पार्ट 2। अब तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि महाराणा भूपाल सिंह किन शर्तों के तहत राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, और क्या जनप्रतिनिधियों के दबाव थे, किस प्रकार के दबाव थे, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।